हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। फ्रेंड्स, आज हम महात्मा गांधी द्वारा किए गए एक अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि अंग्रेजों के अगेंस्ट गांधी जी ने किया था। तो वो था सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है। सविनय अवज्ञा मीन्स विनय पूर्वक आज्ञा को ना मानना। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के द्वारा विनय पूर्वक अंग्रेजों की जो सरकार थी उसकी आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया गया। और ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया दूसरा जन आंदोलन था। अब आपके मन में पहला का ख्याल आता होगा कि पहला कौन सा था। तो पहला जन आंदोलन जो था वो असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह जो था वो जन आंदोलन नहीं था, वो स्थानीय आंदोलन था। ऐसे तो हम कह सकते हैं कि स्थानीय आंदोलन था और लोगों का सपोर्ट उसमें भी था, लेकिन पहला जन आंदोलन जो है वो असहयोग आंदोलन था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के द्वारा विनय पूर्वक अंग्रेजों की सरकार के जो भी आज्ञा थे उसको मानने से इनकार कर दिया गया। और गांधी जी की जो राजनीति थी वो अलग तरह की थी। वो अपने मूल्यों और आदर्शों से उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी थी। और उनके जितने भी आंदोलन होते थे, अगर आप ध्यान से देखें तो आंदोलन, फिर विराम, फिर आंदोलन और फिर विराम की उनकी रणनीति रहा करती थी। जैसे कि असहयोग आंदोलन हुआ, उसके बाद फिर विराम हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। सविनय अवज्ञा के बाद फिर कुछ दिनों का गैप लिया, ऊर्जा को एकत्रित किया और फिर एक बड़ा जन आंदोलन चलाया गया गांधी जी के द्वारा और भारत छोड़ो आंदोलन किया गया, जिस समय सभी बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया और जो जनता थी जनता ने ही आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया, जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पर आज हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर क्यों हुआ था ये आंदोलन, इसका बैकग्राउंड क्या था। तो आइए चलिए हम इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। इस पर डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले हम इसके बैकग्राउंड को देखते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने साइमन कमीशन के बारे में डिस्कशन किया था एंड नेहरू रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन किया था, और जो नए सुन रहे हैं उनको मैं कहूँगी कि एक बार साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट की वीडियो है उसको आप जरूर देखिए, तभी आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन को समझने में आसानी होगी। तो फिर भी मैं आपको एक ओवरऑल बैकग्राउंड बता देती हूँ कि जब 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था तो उसमें क्लॉज था 10 साल पे उसको रिव्यू करने के लिए। तो उसे रिव्यू करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? साइमन कमीशन का गठन किया गया। और इसमें एक भी भारतीय नहीं थे और भारत में इसका बहुत विरोध किया गया साइमन कमीशन का। यहाँ तक कि साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए। लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुई इसी दौरान, उन पर लाठीचार्ज जब किया गया उसमें। तो जब भारत में इतना विरोध हो रहा था तो भारत सचिव जो तत्कालीन थे लॉर्ड बर्किनहेड, ये साइमन कमीशन में मैंने ये सारा डिस्कस किया है, आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए। तो भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि आप एक ऐसे संविधान के प्रारूप का निर्माण करके दिखाइए जो क्या हो, सर्व मान्य हो। तो इसका उत्तर क्या था? नेहरू कमेटी इसकी उत्तर थी। ये भारतीयों के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा सर्वदलीय सम्मेलन में इसका गठन किया गया था नेहरू समिति का, और इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, सचिव थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जब नेहरू समिति की रिपोर्ट आई उसको क्या कहा गया? नेहरू रिपोर्ट। तो अंग्रेजों ने इस रिपोर्ट को भी मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि हम इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और भारत में भी बहुत सारे लोगों ने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया क्योंकि इसमें डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। और मुस्लिम लीग ने भी इस रिपोर्ट का विरोध किया था। उस पे मैंने इस रिपोर्ट पर जो डिस्कशन है उसमें मैंने पूरा डिटेल इस पे डिस्कशन किया है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो
नेहरू रिपोर्ट में जो डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी उस पर कांग्रेस के कुछ युवा नेताओं जिसमें बोस और जवाहरलाल नेहरू थे, उनको उनको ऑब्जेक्शन था। वो पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। क्या चाहते थे? पूर्ण स्वतंत्रता। तो जब कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर 1929 लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ रावी नदी के तट पर, उसके अध्यक्ष थे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे कांग्रेस के दिसंबर अधिवेशन 1929 में। और उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। अब इन्होंने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। और 26 जनवरी 1930 से हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। और इसी जो सम्मेलन हुआ था लाहौर में, इसी में एक नागरिक अवज्ञा शुरू करने की अनुमति दी। कांग्रेस ने कहा कि अब हम एक मूवमेंट चलाएंगे, एक ऐसा आंदोलन चलाएंगे जिसमें सरकार की जितने भी ऑर्डर हैं, जितने भी आदेश हैं या उनके जो भी रूल्स हैं, हम उनको मानने से इनकार करेंगे और हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। और इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की घोषणा की गई। लेकिन उसके पहले, आंदोलन को शुरू करने के पहले, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, जो एक पत्रिका थी यंग इंडिया, उसमें 30 जनवरी को एक लेख में अंग्रेजों से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से 11 सूत्री मांगे रखी। क्या मांगे रखी? 11 सूत्री, 11 पॉइंट रखे कि उसे अंग्रेज अगर स्वीकार करे तो हम सविनय अवज्ञा की शुरुआत नहीं करेंगे। और फिर महात्मा गांधी ने मार्च 1930 में इरविन को एक लेटर भी लिखा और उसमें भी किसकी मांग की? 11 सूत्री मांग की। अपनी उनके जो 11 मांगे थी, उन्होंने इरविन को भी एक खत लिखकर उसकी डिमांड की, लेकिन इरविन ने भी उसे मानने से इनकार किया। अब हम देखते हैं कि आखिर 11 सूत्री मांगे जो थी महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजों से की गई थी, वो आखिर क्या थी? महात्मा गांधी की जो 11 सूत्री मांगे थी, उसमें सबसे पहला था रुपए और स्टर्लिंग के अनुपात को कम करना। स्टर्लिंग ब्रिटेन की एक करेंसी थी जो कि 20 सीलिंग जो होता था, सोने का सिक्का होता था 20 सीलिंग का, उसका एक स्टर्लिंग होता था। तो 20 सीलिंग का एक स्टर्लिंग होता था, तो उसके अनुपात को कम करने की सबसे पहले महात्मा गांधी ने ये मांग रखी। और इसी से जो भी एक्सचेंज होता था, भारत और ब्रिटेन के बीच जो भी व्यापार किए जाते थे, इसी करेंसी से किए जाते थे, स्टर्लिंग से किए जाते थे, जिससे क्या होता था, भारतीय व्यापारियों को बहुत हानि हुआ करती थी। तो गांधी जी ने सबसे पहले व्यापारी वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कहा कि रुपए और स्टर्लिंग के अनुपात को कम किया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जहाज उद्योग को संरक्षण देना। और फिर उनका कहना था कि जो भारत की जो सूती वस्त्र उद्योग है, उसको संरक्षण प्रदान करना। कॉटन इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग को संरक्षण देना, यानी कि ब्रिटेन से जो भी माल आते थे वो सस्ते होने के कारण ज्यादा बिकते थे और भारत के जो थे वो कम बिकते थे। तो इसीलिए गांधी जी ने कहा कि आप बाहर से आने वाली चीजों पर टैक्स ज्यादा बढ़ाइए, ताकि हमारे देश के जो प्रोडक्शन हो रहा है कॉटन इंडस्ट्री में, उस वो बिके ज्यादा और हमारे देश के लोगों को भी प्रॉफिट हो। तो कॉटन इंडस्ट्री को संरक्षण देने की बात महात्मा गांधी ने की। ये देखिए, आप ये 3 पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि रुपए और स्टर्लिंग के अनुपात को कम करना, जहाज उद्योग को संरक्षण और कॉटन इंडस्ट्री को संरक्षण। ये 3 पॉइंट किस पर फोकस करता है? जो भी हमारे व्यापारी वर्ग थे उन पर फोकस करता था। तो जो व्यापारी वर्ग थे वो गांधी जी से जुड़ जाएंगे, वो सोचेंगे कि गांधी हमारे लिए बात कर रहे हैं, तो उन्होंने व्यापारी वर्ग का, जो बिजनेस क्लास थे, उनका सपोर्ट लिया। और आपको पता होगा 1929-30 में
मंदी चल रही थी, उसमें व्यापारी वर्ग को वैसे भी बहुत हानि हो रही थी, बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे थे। तो महात्मा गांधी ने उनके लिए कदम उठाया, तो व्यापारी वर्ग महात्मा गांधी के साथ हो गए। फिर उन्होंने किसानों की ओर रुख किया और उन्होंने कहा कि भू राजस्व जो टैक्स देते हैं उसमें कमी हो, कितनी हो, 50% की कमी की जाए। यानी कि ये उन्होंने किसके हितों की बात की, किसानों के हित की बात की, जिससे किसान किसके फेवर में आए, महात्मा गांधी का सपोर्ट किया उन्होंने, किसानों का सहयोग मिला महात्मा गांधी को। फिर उन्होंने कहा कि उच्च सरकारी सेवाओं में वेतन में कटौती की जाए। उच्च सरकारी उच्च सरकारी सेवा मतलब कि जो भी सिविल सर्विसेज होते थे, आईएएस वगैरह होते थे, उनके वेतन में 50% तक की कटौती की बात की महात्मा गांधी ने। सैन्य खर्च में कम करने की बात की, सैन्य खर्च को कम किया जाए। और 7वां पॉइंट उन्होंने रखा कि भारतीयों को हथियार रखने का अधिकार, हथियार जो उनकी आत्मरक्षा के लिए भी भारतीयों को भी हथियार रखने का अधिकार मिलना चाहिए। और 8वां पॉइंट उन्होंने रखा, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर थे यानी कि राजनीतिक कैदी, उनकी रिहाई की डिमांड की महात्मा गांधी ने। फिर महात्मा गांधी ने कहा सॉल्ट टैक्स को कम किया जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। आगे चलकर महात्मा गांधी ने इसी पॉइंट को लेकर एक आंदोलन चलाया था, उसको मैं आगे आपसे डिस्कशन अभी करूंगी। और मादक पदार्थों की दुकानों के आगे धरना देने का अधिकार। मादक पदार्थों यानी कि शराब की जो दुकानें हैं, भट्टियां हैं, उनके आगे धरना देने का अधिकार। और सीआईडी जो थी उसको या तो समाप्त कर दिया जाए या फिर उसमें सुधार किया जाए। तो ये सारे 11 पॉइंट थे। एक बार हम फिर से देख ले क्या क्या पॉइंट थे। महात्मा गांधी की 11 सूत्री मांगे थी, रुपए और स्टर्लिंग के अनुपात को कम करना, क्योंकि व्यापार जो है वह स्टर्लिंग में होता था और भारतीयों को इससे हानि होती थी। तो उन्होंने कहा कि स्टर्लिंग के अनुपात को कम किया जाए, जहाज उद्योग को संरक्षण देना, कॉटन इंडस्ट्री को संरक्षण देना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, उच्च सरकारी सेवाओं में 50% तक की कमी, सैन्य खर्च को कम करना, भारतीयों को हथियार रखने की परमिशन देना, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनकी रिहाई करना, सॉल्ट टैक्स को कम करना, मादक पदार्थों की दुकानों के आगे धरना देना और सीआईडी को या फिर समाप्त कर दिया जाए, नहीं तो उसमें सुधार किया जाए। तो ये 11 सूत्री मांगे थी महात्मा गांधी की, जो उन्होंने अपनी यंग इंडिया के एक लेख के द्वारा अंग्रेजों से किया। और फिर उन्होंने इरविन को एक लेटर लिखकर भी इस 11 सूत्री मांगों को रखा। लेकिन जब सरकार ने इसको अस्वीकार कर दिया, तो महात्मा गांधी ने एक विशाल जन आंदोलन किया। उसमें उन्होंने किसे चुना, नमक को चुना। इस आंदोलन के लिए नमक को आखिर क्यों चुना गया? तो नमक पर सरकार ने उस समय टैक्स लगा रखा था। 1882 में नमक टैक्स लागू किया गया था। 1882 ईस्वी में टैक्स लागू किया गया था। और जो नमक था, सॉल्ट जो था, वो कौन बनाती थी? गवर्नमेंट ही बना सकती थी। और इस पर टैक्स कितना हुआ था? 65 to 70%। आप देखिए, 65 से 70% तक सरकार ने नमक पर टैक्स लगाकर रखा हुआ था। और इसलिए गांधी जी ने नमक को चुना, क्योंकि नमक को अगर हम देखें तो हर कोई इस्तेमाल करता है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, किसान हो, व्यापारी हो, महिला, पुरुष, बच्चे। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की गई दांडी मार्च के रूप में, यानी कि दांडी यात्रा के रूप में। और 12 मार्च को ये यात्रा शुरू की गई। ये यात्रा साबरमती से शुरू की गई। साबरमती आश्रम से चलकर महात्मा गांधी कहाँ पहुंचे? दांडी।
दांडी जो कि गुजरात के नौशारी जिले में आता है। तो ये जो दूरी थी लगभग 375 किलोमीटर की दूरी थी। और महात्मा गांधी ने कितने अनुयायियों के साथ ये यात्रा आरंभ की थी साबरमती आश्रम से? 78 अनुयायियों के साथ। तो साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने 78 अनुयायियों के साथ एक यात्रा आरंभ की और वो दांडी की ओर बढ़ा। तो शुरुआत तो उन्होंने 78 अनुयायियों से की, लेकिन जैसे जैसे जिस जिस गांव में वो जाते, हजारों की संख्या में लोग उनसे जुड़ते चले जाते थे। और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के इस यात्रा की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से भी की है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब तो 24 दिनों का सफर तय करके महात्मा गांधी 6 अप्रैल को कहाँ पहुंचते हैं? 1930 को दांडी पहुंचते हैं। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी दांडी पहुंचे। कितने दिनों की उन्होंने यात्रा की? 24 दिन, 24 डेज। 24 दिनों की यात्रा करके महात्मा गांधी दांडी पहुंचते हैं। और महात्मा गांधी ने एक मुट्ठी नमक उठाया और हवा में उछाल दिया और इस तरह से सरकार के नमक कानून की उन्होंने अवज्ञा की। और इस तरह गांधी ने तो दांडी में ये आंदोलन चलाया था, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेता ये आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। जब गुजरात में ये आंदोलन चलाया गया, गांधी जी ने जब साबरमती आश्रम से ये आंदोलन आरंभ किया और वो दांडी पहुंचे, तो हजारों की संख्या में लोग उनके साथ थे। सभी मोस्टली, अगर आप उस समय की फोटो देखें तो सफेद धोती और कुर्ता पहने हुए थे और एक सफेद नदी की तरह लग रहा था। दूर से अगर कोई देखे तो ऐसा लगता था जैसे कोई सफेद नदी बह रही हो। और गांधी जी ने इस नमक कानून का उल्लंघन किया दांडी यात्रा के दौरान। उसके बाद गांधी 125 किलोमीटर दूर धरसना भी जाने वाले थे। धरसना जाने वाले थे, लेकिन उसके पहले क्या किया गया? महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया। महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। और धरसना में जो आंदोलन का नेतृत्व था, धरसना में नमक की फैक्ट्री थी। धरसना में क्या थी? नमक की फैक्ट्री थी। तो वहां पे भी गांधी जी जाने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया। और धरसना में आंदोलन का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने किया। किसने किया धरसना में आंदोलन का नेतृत्व? सरोजनी नायडू ने किया। जब सरोजनी नायडू आंदोलन कर रही थी और हजारों की संख्या में लोग धरसना की फैक्ट्री के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसी बीच अंग्रेजों के द्वारा बर्बर लाठी चार्ज भी किया गया। लाठी चार्ज किया गया जिसमें लगभग 300 लोग घायल हो गए थे और 2 की क्या हुई थी? मृत्यु भी हो गई थी। 2 लोग मारे भी गए थे। बहुत ही विभत्स वहां पे किया गया था। अंग्रेजों के द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया गया था और इसकी बहुत आलोचना भी की गई थी इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया। और एक अमेरिकी पत्रकार थे, यूएस के एक पत्रकार थे, उनका नाम था वेब मिलर। क्या नाम था उनका? वेब मिलर। उन्होंने इसकी आंखों देखी व्याख्या की थी और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने धरसना में अपनी बर्बरता का परिचय दिया था। ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कभी किसी एग्जाम्स में ये पूछता है कि कौन से एक पत्रकार थे जिन्होंने जो धरसना में अंग्रेजों के द्वारा बर्बर लाठी चार्ज किया गया था उसकी आंखों देखा विवरण किया था। तो वो उनका नाम था वेब मिलर। तो इस तरह हमने देखा कि धरसना में 300 लोगों को लोग घायल हुए और 2 लोगों की मृत्यु भी हुई। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ गांधी ने ही सिविल डिसोबिडियंस की मूवमेंट का नेतृत्व किया, बल्कि जहां पे जो लोग थे सभी इस आंदोलन को चला रहे थे। जैसे अगर हम देखें दक्षिण भारत में महात्मा गांधी ने ये कहा था कि जो जहां है वहीं पे इस आंदोलन का नेतृत्व करे। गांधी को तो अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन जगह जगहों पर अलग अलग तरीके से ये आंदोलन चलाया गया। दक्षिण भारत में अगर हम देखते हैं, साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में जो तमिलनाडु का एरिया है, तमिलनाडु में त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक
त्रिचनापल्ली से कहाँ तक? वेदारण्यम तक। आंदोलन ये यात्रा की किसने की? सी राजगोपालाचारी ने। तिरुचिनापल्ली से वेदारण्यम तक सी राजगोपालाचारी ने नमक को बनाकर सरकार के नमक कानून का उल्लंघन किया। अगर हम केरला में देखें, केरल में तो पय्यन्नूर से कालीकट, पय्यन्नूर से कालीकट, केलप्पन, केलप्पन, ये नाम इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि पय्यन्नूर से कालीकट तक या फिर केरला में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो केलप्पन ने किया था। नॉर्थ ईस्ट में यानी कि पूर्वोत्तर भारत, नागालैंड, अभी मणिपुर में है वो पार्ट, लेकिन उस समय के नागालैंड में एक 13 साल की एक लड़की थी, उनका नाम था गोडेल उनका नाम था। तो 13 साल की ये लड़की थी, इसको अंग्रेजों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गिरफ्तार कर लिया। उस समय उनकी उम्र कितनी थी? 13 साल की थी। तो उनको छोड़ा कब गया? जब भारत आजाद हो गया। 1947 में इनको आजादी मिली, यानी कि 1930 में इनको अरेस्ट किया गया और भारत सरकार ने इनको फ्री कब किया? 1947 में। इतने साल तक ये जेल रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको स्वतंत्र किया और इनको किसकी उपाधि दी? रानी की उपाधि दी। तो रानी गोडेल्यहू तब से ये कही जाने लगी। और विभिन्न जगहों पर अलग अलग तरीके से इस आंदोलन को किया गया था। जैसे बिहार में अगर देखें, बिहार में तो चौकीदार टैक्स देने से लोगों ने इनकार कर दिया। बिहार में लोगों ने कहा कि हम चौकीदार टैक्स नहीं देंगे। मध्य भारत में फॉरेस्ट टैक्स को विनय पूर्वक देने से इनकार किया गया। और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी कि पेशावर का इलाका जो अभी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। उस समय भारत का उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। पेशावर, ये यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीडर थे जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, आप इसको याद रखिएगा। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पेशावर में आंदोलन का नेतृत्व किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और उनका एक दल था खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार उनके दल का नाम था। और इसका मतलब क्या होता है? खुदाई खिदमतगार का मतलब होता है खुदा के सेवक, भगवान के सेवक। तो खुदाई खिदमतगार उनके दल का नाम था। और ये लोग लाल कलर के कपड़े पहनते थे, लाल कुर्ता पहनते थे। तो इससे लाल कुर्ती दल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था? तो इसका गठन खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। लाल कुर्ती सेना क्या है? तो खुदाई खिदमतगार के जो भी मेंबर्स थे, सदस्य थे, वो लाल रंग के कुर्ते पहनते थे, इसलिए इसे लाल कुर्ती दल भी कहा जाता था। और खुदाई खिदमतगार को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। सॉरी, खुदाई खिदमतगार को नहीं, खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी की उपाधि दी जाती है। और ये किस जगह पर नेतृत्व कर रहे थे? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी कि पेशावर के इलाके में, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। उस समय ये वहां पे सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और जब भारत की जब आजादी हुई, थोड़ा मैं आपको बताती हूँ खान अब्दुल गफ्फार खां के बारे में। तो जो इनका इलाका था पेशावर का, वो पाकिस्तान में चला गया। इन्हें बहुत दुख भी हुआ था और ये बहुत उदास हुए। और इन्होंने ये भी कहा कि आपने हमें भेड़ियों के आगे सौंप दिया है। तो और खान अब्दुल गफ्फार खां को भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया गया था।
आप में से किसको किसको पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताइएगा कि कौन सा एक अवार्ड खान अब्दुल गफ्फार को भारत का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया था। तो वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जगह जगह पर इस आंदोलन का नेतृत्व अलग अलग नेताओं ने किया। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, बिहार में, मध्य भारत में, नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखें तो रानी गोल्डलियहू ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे भारत में अलग अलग रूप में चलाया गया और अलग अलग रूप में चलाया गया और 1930 में ये आंदोलन हुआ और 1930 में ही प्रथम क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन भी किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया गया अंग्रेजों के द्वारा, किस पर चर्चा करने के लिए, साइमन कमीशन पर चर्चा करने के लिए। जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया, साइमन कमीशन भारत आया था और उसने अपनी रिपोर्ट 1930 में दी थी। तो साइमन कमीशन पर चर्चा करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। लेकिन जो प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, गोलमेज सम्मेलन, उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? अब आप इसको इससे जोड़कर देखिए, क्योंकि कांग्रेस किसमें बिजी थी 1930 ईस्वी में? सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने में बिजी थी। तो प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया क्योंकि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रही थी। उन्होंने साइमन कमीशन के अगेंस्ट में ये सब कुछ किया था। और जब फिर गांधी और इरविन की वार्ता होती है और एक समझौता हुआ गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ जिसको गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं। तो गांधी इरविन पैक्ट समझौते के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया कुछ दिनों के लिए। तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को जब गांधी इरविन पैक्ट होता है तो कुछ दिनों के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। और गांधी जी की भी कुछ शर्तें थी जिसको इरविन ने माना था, जिसमें था राजनीतिक कैदियों की रिहाई, नमक टैक्स को खत्म करना, ये सारी बातें थी। तो जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ उसके बाद जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 1931 में, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने क्या किया? भाग लिया। सिर्फ एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने भाग लिया, वो था दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जिसमें भाग लेने के लिए खुद गांधी जी गए थे, लंदन गए थे और उन्होंने उसमें भाग लिया था। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी SS राजपुताना जहाज से जाते हैं लंदन इसमें भाग लेने के लिए। लेकिन क्या है कि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो दूसरी थी वो भी असफल हो जाती है और महात्मा गांधी फिर से भारत वापस आकर जो स्थगित किया था उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से उसकी शुरुआत करते हैं और इस बार पहले से भी ज्यादा ये तेज होता है और लगभग हजारों लोगों को अरेस्ट भी किया जाता है और 1934 में फाइनली इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है, वापस ले लिया जाता है और सरकार भी नमक पर जो टैक्स था उसको खत्म कर देती है, नमक कानून को वापस ले लेती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो भारत की राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये एक जन आंदोलन था जिसमें हजारों की संख्या में भारतीयों ने भाग लिया था। जब साबरमती आश्रम से दांडी की जो यात्रा होती है, दांडी मार्च जो होता है, तो गांधी ने शुरुआत तो कितने अनुयायियों के साथ की थी? 78 अनुयायियों के साथ की। लेकिन जिस जिस गांव में जाते तो खबर किसके द्वारा पहले ही पहुंचा दिया जाता था? जैसे पटेल उनसे पहले ही पहुंच गए रहते थे, वल्लभ भाई पटेल, और लोगों को ये सूचित करते थे कि गांधी इस रास्ते से आने वाले हैं और हम नमक कानून का उल्लंघन करने वाले हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे हैं। तो हजारों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़ते जाते थे
जुड़ते गए और एक नदी की तरह, एक वेव की तरह वो नजारा दिखाई देता था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस आंदोलन को बहुत कवर किया गया था। जैसे कि मैंने बताया आपको कि धरसना में जब लाठी चार्ज किया गया, जिसमें बहुत सारे लोग घायल हुए और 2 लोग मारे भी गए, तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में भी इसकी बहुत आलोचना की गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बहुत किरकिरी हुई थी। और वेब मिलर, जो कि अमेरिका के एक पत्रकार थे, उन्होंने आंखों देखी इसका हाल बताया था। तो आगे चलकर फिर ये आंदोलन सफल रहा, क्योंकि इसमें जनता का बहुत सपोर्ट मिला, और गांधी जी ने फिर कुछ दिनों का विराम दिया, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की, जो इससे भी ज्यादा तेज था, जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट की नींव को ही हिला कर रख दिया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर, क्योंकि मैंने इसे खत्म किया है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे ही, क्यों कैसे गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, मैंने आपसे कहा था कि खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता, उन्हें भारत का एक कौन सा महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया गया है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।